हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी अलर्ट बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से विज्ञान का लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो हमारा इसके पहले हम लोग 1 से 15 क्वेश्चन तक पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो अति लघु उत्तरीय का पार्ट 1 वीडियो था। अब यह पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग 15 के आगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे विज्ञान का राजन सीरीज से। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया, यौगिक क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे यौगिक यानी कि दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर निर्मित पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। जैसे हम लोग का NaCl यानी नमक हो गया, दो पदार्थ इसमें दो तत्व मिश्रित हैं। जैसे यानी मतलब सोडियम होता है, क्लोरीन Cl मतलब क्लोरीन होता है। इसलिए दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अब इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं जैसे यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात नियत होता है, ठीक। और अतः इसमें 1.1 का अनुपात होता है। इसी प्रकार जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग द्रव्यमान के आधार पर 1.8 के अनुपात में होता है। इस तरीके से हम लोगों का यौगिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। NaCl क्या है, तो यह एक यौगिक हम लोगों का एक प्रकार से उदाहरण के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है जैसे दिया गया क्वेश्चन है। दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं यौगिक की विशेषता। जैसे यौगिक की विशेषता क्या होती है, जैसे यौगिक की निम्नलिखित विशेषता होती है जो हमारे सीरीज में दिया गया है। जैसे यौगिक का रासायनिक संगठन निर्धारित एवं स्थिर होता है, अर्थात एक यौगिक में उसके अवयवों तत्वों के परमाणुओं की संख्या एवं तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यौगिक की विशेषता में, जैसे यौगिक समांगी होते हैं, अर्थात यौगिक के प्रत्येक भाग में उसकी सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। यौगिक के गुण एवं अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। और 5वां पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं जैसे यौगिक का गलनांक निश्चित होता है, ठीक। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। नहीं तो यौगिक का क्वथनांक निश्चित होता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 16, लघु बीजाणु या परागकण की संरचना बताइए। इस तरीके से परागकण वाली हम फूल के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें हम परागकण को, परागकोश को, जो पूरे मतलब जैसे मुख्यतः 4 भाग जो होते हैं फूल के, वायुदलपुंज, दलपुंज, पुमंग जो नर भाग को कहा जाता है, एक जयांग होता है जो मादा भाग को कहा जाता है। इस सारे पार्टों को हम डिस्कस किए हुए हैं एक वीडियो में। वो बहुत बेहतरीन वीडियो, उसको आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं जैसे परागकण क्या होता है। जैसे पुमंग का 3 भाग होते हैं। पुमंग एक पुंकेसर होता है, एक परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण होता है, ठीक। इस तरीके से हम परागकण को समझ सकते। परागकण जब वर्तिकाग्र में जाता है तो वहाँ से हम लोगों का फिर वर्तिका से होकर अंडाशय में जाता है तो फल का निर्माण करता है। इस तरीके से हम लोग परागकण को लिख सकते हैं। अब इसमें लघु बीजाणु या परागकण की संरचना पूछ रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे जैसे प्रत्येक परागकण एक अगुणित कोशिकी संरचना होती है जिसकी वाह्यचूल मोटी, सख्त तथा अलंकृत होती है। इसका निर्माण स्पोरोपोलोलेनन से होती है। इसके भीतर पेक्टिन एवं सेलुलोज की बनी एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसे अंतःचूल कहते हैं। परागकण के अंकुरण के समय पराग नली इसी अंतःचूल से निर्मित होती है। इस भित्तियों के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है तथा इस द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे लघु बीजाणु कहते हैं। दोस्तों हम केवल एक जो बीज में जैसे बीज का अंकुरण जैसे होता है, अगले वीडियो में हम लोग उसको केवल एक वीडियो में केवल बीज के ही बारे में कैसे उसका अंकुरण होता है उसको हम अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लीजिए, वो बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। अब लघु बीजाणु नर युग्मक कोदभित्ति की पहली कोशिका होती है। इस तरीके से हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो लघु बीजाणु एवं परागकण की संरचना में हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं जैसे प्रत्येक कुल एवं पौधों के परागकणों की संरचना उसके वाह्यचूल के अलंकरण से पृथक हो जाती है, जिस कारण यह लक्षण वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परागकणों का अध्ययन वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण एलर्जी तथा अपराध विज्ञान में भी ज्ञान जरूरी माना जाता है। यह एक प्रकार का संपूर्ण विज्ञान है जिसके अंतर्गत परागकणों का आकार, प्रकार,
तथा अलंकरण का अध्ययन किया जाता है। इतना भी आप लोग लिख देंगे, सेमेस्टर एग्जाम हम लोगों का पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे लघु युग्मनज होता है, हम इसके पहले जो हम लोगों का पढ़े थे, जो फुल वाली वीडियो बनी है उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि युग्मक क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, भ्रूण क्या होता है। जैसे हम लोगों का युग्मक होता है जो हम लोगों का नर का स्पर्म होता है और मादा का ओवम होता है, जब तक दूर दूर आता है उसे युग्मज कहते हैं। जब एक साथ हो जाता है युग्मनज कहते हैं। जब उससे मिलकर बच्चा पैदा होता है या फल पैदा होता है तो हम लोगों का वह भ्रूण कहलाता है, ठीक। और उसमें एक भ्रूण कोष होता है जो उसको खाना देने का कार्य करता है, भोजन देने का कार्य किया जाता है, ठीक। में हम लोग आगे लिख सकते हैं, जैसे दिया गया परागकणों से नर युग्मकों के बनने की क्रिया की को जनन कहा जाता है। यह क्रिया सामान्यतः परागकोश में ही होती है, अर्थात परागकण जब परिपक्व अवस्था में ही परागकोश से पृथक हो जाते हैं तब परागण होता है। जैसे जब हम लोगों का पुंमंग का जो भाग होता है, पुंकेसर के ऊपर का जो भाग होता है, जो हम लोगों का फूलों में इस तरह से जाके इस तरह से बना रहता है, इसी के अंदर हम लोगों का परागकण होता है। जब यह वर्तिकाग्र में जाता है तो वह परागण कहलाता है, उस क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक। इस क्रिया को सर्वप्रथम यह केंद्रक एक किनारे करके एक बड़ी रिक्तिका बनाता है। तत्पश्चात इस कोशिका में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें एक छोटी जनन कोशिका तथा दूसरी बड़ी कायिक कोशिका होती है, ठीक। दूसरा विभाजन जनन होता है, विभाजन जनन कोशिका में होता है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक निर्मित होते हैं। इस स्तर पर परागकण 3 कोशिकाओं यानी कायिक कोशिका तथा 2 नर युग्मक हो जाते हैं, अर्थात आवृतबीजी तथा का लघु युग्मक को भी 3 कोशिकीय होता है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। अगर परागकण पूछ दिया, जयांग पूछ दिया, एक एक पार्ट भी पूछता है हम लोगों का अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है, ठीक। तो आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे हम लोगों का मिश्रण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी विधियों को बताइए। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे दिया गया हम लोगों का जब 2 या 2 से अधिक द्रवों को किसी भी अनुपात को मिश्रित कर दिया जाता है तो तैयार पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण के गुण उनके अवयवों के गुणों को मिश्रण के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे शरबत जो पानी और चीनी से मिलकर बनाया जाता है उसको मिश्रण का बोला जाता है, ठीक। इसमें पानी के भी गुण होते हैं और चीनी के भी गुण पाए जाते हैं। अब इसमें समांगी होता है और एक विषमांगी होता है, ठीक। पहले हम लोग देख समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिनके प्रत्येक भाग के गुण दूसरे भाग के गुण के समान होते हैं, जैसे शरबत। असमांगी मिश्रण वह होता है उस मिश्रण को कहते हैं जिनके गुण अलग अलग होते हैं, जैसे चीनी और नमक का अलग अलग होता है, ठीक। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब जो हम लोगों का ये क्वेश्चन दिया गया है मिश्रण, अब इनके प्रकार हम लोग देख लिए हैं, अब इसकी विधियों को देख लेते हैं। जैसे प्रभाजी आसवन विधि होता है। प्रभाजी आसवन विधि क्या होता है, इसमें आसवन के द्वारा उन मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, अर्थात क्या द्रव क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल जैसे डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया आदि इस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। ये कौन सी विधि कहलाती है, प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग अगला पॉइंट जैसे वर्णलेखन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे वर्णलेखन यह विधि इस तथ्य पर आधारित है किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को जैसे अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, जिसकी अधिशोषण यानी उसकी आकर्षित करने की क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं तथा इस प्रकार अलग कर लिए जाते हैं। अब एक हम लोगों का बचता है भाप आसवन, इसको हम लोग समझ लीजिए। भाप आसवन के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थ को शुद्ध किया जाता है जो जल में घुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। इस विधि के द्वारा विशेष रूप में उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ एसीटोन, मेथिलीन, एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है पुष्प के विभिन्न अंगों का नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, अंग बताइए। पुष्प के किन भागों को प्रत्येक का नाम बताइए।
पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके भागों का चित्र बनाकर कार्य संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुष्प के ऊपर। तो हम लोग का पुष्प का मुख्यतः 4 भाग होता है। जैसे वाय दलपुंज होता है, एक दलपुंज होता है, एक पुमंग होता है और एक हम लोगों का होता है जयांग। ठीक, हम लोगों का इसको समझ लेते हैं। जैसे आगे हम लोगों का दिया गया है, हम लोगों का जो वाह दलपुंज होता है वह जो हम लोगों का जैसे जब गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, जो कोढ़ी लेता है, जैसे हम लोगों का इस तरह से जैसे कोढ़ी हो गया, ठीक, जो उस पर जो इस तरीके से जो कवर नुमा बना रहता है इस तरीके से, वही हम लोगों का वाह दलपुंज होता है। ठीक है, अगर देखते हैं इसमें फिगर्स बना होगा तो हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए हम लोगों का जो ए वाला दिख रहा है भाग ना, यही वाह दलपुंज होता है। या क्लोरोफिल का कार्य करता है, भोजन देने का। जब तक फूल छोटा रहता है, फूल में ही फल बनता है। अब अगला भाग हम लोग समझ लेते हैं जो हम लोगों का दलपुंज है। दलपुंज वह होता है जैसे फूल में जो महकने वाला हिस्सा होता है वह दलपुंज कहलाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब ये किताबी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं यह दलपुंज का दूसरा चक्र है तथा यह दलपुंज के भीतर की ओर होता है। यह रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना। इसकी इकाई को दल कहते हैं। जैसे जो महकेगा तभी तो कीड़ों को आकर्षित करेगा, यही हम लोगों का दलपुंज कहलाता है। अब परिदल पुंज होता है एक जिन पुष्पों में वाय दलपुंज तथा दलपुंज में अंतर स्पष्ट होता है, यह परिदल पुंज कहलाते हैं। इसकी इकाई को परिदल कहा जाता है। परिदल पुंज रंगीन होने पर, दलाभ या रंगीन होने पर सेप्लोइड तथा वाय दल भाग लाभ कहलाता है। जैसे हम लोगों का जैसे भाग हो गया, हम लोगों का जो होता है वाय दलपुंज, एक दलपुंज, जिसको हम लोग देख चुके। अब एक पुमंग होता है, एक जयांग होता है। पुमंग को नर भाग कहा जाता है और हम लोगों का जो जयांग होता है वो मादा भाग होता है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं। जो हम लोगों का पुमंग होता है, एक पुंकेसर होता है और दूसरा हम लोगों का परागकोश होता है, एक परागकण होता है। अब जयांग का भी 3 भाग होता है। तो हम लोगों का जयांग एक अंडाशय होता है, एक वर्तिका होता है, एक वर्तिकाग्र होता है। ठीक, जैसे हम लोगों का वाय दलपुंज देख लीजिए, जो यह है वो एक हम पुष्प के ऊपर वीडियो बनाए। अगर आप लोग उसको देख लिए हो तो आप लोगों को और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, अब जो हम लोगों का जो हम लोग पकड़ते हैं, हाथ में गुलाब का फूल लेते हैं, जो हाथ में पकड़ते हैं डंठल को, उसको वृंत बोलते हैं। जिस पर हमारा पूरा पुष्प टिका रहता है उसे पुष्पासन बोलते हैं। इसको याद करने का समझ लीजिए, जैसे देसी भाषा हम लोग ना आसन बैठ जाइए आसन बोलते हैं, वही जैसे पुष्पासन जिस पे पूरा टिका हुआ है पुष्प, उसको पुष्पासन बोला जाता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब जो अंडाशय या जयांग का भाग होता है, जैसे हम लोगों का इस फिगर के माध्यम से हम लोग जयांग को पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे दिया गया हम लोगों का है यह फिगर जयांग। जयांग में सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र कहलाता है। जो बीच वाला भाग होता है उसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। ठीक, अब यह पुष्प वृंत हो गया। ठीक, जो पकड़ने वाला भाग होता है, जो जिसपे अब टिका हुआ है पुष्पासन हो गया। अब इसमें भी भाग होते हैं। जो अंडाशय होता है उसमें भी कई भाग होते हैं, जैसे वेशम हो गया, आभासी पट हो गया, बीजांड हो गया। 3 बीजांड पाए जाते हैं मुख्यतः हम लोग का अंडाशय में। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब अलग अलग भागों को हम लोग, जैसे पुष्पवृंत क्या होता है, पुष्प जिस डंठल तने अथवा शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। और पुष्पासन क्या होता है, जिस पे पूरा फूल टिका हुआ होता है, यानी कि अग्रस्त भाग पुष्पासन होता है। अब पुमंग का भी 3 भाग होता है। जैसे हम लोग ऊपर बता चुके हैं, पुमंग का 3 भाग होता है। हम लोगों का एक परागकण होता है, एक परागकोश होता है, एक हम लोगों का पुंकेसर होता है। इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब पुंकेसर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर पुष्प का नर जनांग होता है। पुंकेसर को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, लंबी पुतंतु अग्रस्त परागकोश तथा दोनों को जोड़ने वाली योजी। जैसे हम लोग ऊपर देख सकते हैं, हम लोगों का जो ये वाला भाग होता है ये पूरा पुमंग कहलाता है। जो हम लोग का एक गोल सा दिखाई दे रहा है ना,
ये देखिए, ये भाग हम लोगों का जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पुमंग कहलाता है। जो बीच वाला भाग देख रहे हैं आप लोग जिसमें जयांग लिखा हुआ है, ये पूरा नीचे तक ये जैसे यहाँ पे स्पष्ट किया गया है वह जयांग है। जो पुमंग होता है हम लोग का, ये पुंकेसर होता है जो डंठल के रूप में ऊपर तक गया है। जो गोल सा होता है वो हम लोग का पराग कोष होता है जिसके अंदर पराग कण होता है। जब यह पराग कण जयांग के वर्तिकाग्र में जाता है तो वहाँ परागण प्रक्रिया होती है। तो वह परागण प्रक्रिया होकर जब वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय में जाता है तो वहाँ फल का निर्माण होता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। शायद आप लोग समझ गए हो। तो हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का मात्रक से आप क्या समझते हैं इसको समझाइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, भौतिक राशि के मापन हेतु उन राशियों को एक निश्चित परिणाम को मानक मान लिया जाता है। इस मानक को हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे भौतिक राशियाँ होती है हम लोगों का, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। इस तरीके से हम लोग भौतिक राशियों को लिख सकते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोगों का मात्रक पॉइंट बना के लिख सकते हैं जिसमें उस भौतिक राशि की माप को व्यक्त किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। संख्यात्मक मान क्या होता है? जो यह व्यक्त करता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार आया है उसको संख्यात्मक मान कहते हैं। अब आगे हम लोग इसमें जैसे लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों का दिया गया उदाहरण के रूप में एक क्षण की लंबाई हम लोगों का 1.73 मीटर है। यहाँ पर भौतिक राशि की लंबाई मीटर में है, संख्यात्मक मान क्या है? 1.73। यदि मात्रक सेंटीमीटर में लिया जाए तो क्षण की लंबाई हम लोगों का उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हम लोगों का सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो 173 हो गया। ठीक, अगला हम लोगों का दिया गया है, जैसे आगे दिया गया है, यदि मात्रक किलोमीटर में हो तो वही लंबाई 1730 किलोमीटर हो जाएगी। 10 से गुणा कर देंगे सेंटीमीटर मिलीमीटर यानी एमएम में। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। इस तरीके से हम लोग उसमें 10 का गुणा कर देंगे। इसमें आगे लिख सकते हैं, जैसे इससे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक जितना छोटा होता है उसका संख्यात्मक मान उतना ही बड़ा होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। भौतिकी की भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इस तरीके से आप लोग परिभाषा बना के लिख सकते हैं, जैसे मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती संख्यात्मक मान होता है। इस तरीके से जैसे n प्रोपोर्शनल 1/u, नहीं तो लिख सकते हैं NU नियतांक होता है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन है, मैं वाष्प तथा गैस में अंतर बताइए। वाष्प और गैस में अंतर पूछ रहा है हम लोगों का। सेमेस्टर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी गया क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, वाष्प यानी जो हम लोग का पानी वाष्प में बन के उड़ जाता है। और गैस क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। और गैस क्या है? गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तथा इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी आकार का सेफ ग्रहण कर लेते हैं, उसे हम लोग गैस कहते हैं। इस तरीके से हम लोग वाष्प तथा गैस में अंतर समझ सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, भंगुर तथा घातवर्ध पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण लिखिए। इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जो भंगुर भाग होता है हम लोगों का, जिसे हम लोगों को चोट मारने पर वह टूट जाता है यानी बिखर जाता है, उसे हम लोग भंगुर पदार्थ कहते हैं। जो घातवर्ध लिखा है इसे हम लोग अघातवर्धनीयता भी कहते हैं। पूछा भी जा सकता है कि अघातवर्धनीयता क्या है? अघातवर्धनीयता हम लोग उस पदार्थ को कहते हैं जिसे हम लोग चोट मारने पर वह फैलता जाता है यानी कि चादर के रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसे अघातवर्धनीयता कहते हैं या घातवर्ध कहते हैं। इस तरीके से हम लोग भंगुर तथा घातवर्ध पदार्थों में अंतर समझ सकते हैं। अब एक उदाहरण, जैसे भंगुर का पदार्थ का उदाहरण हम लोगों का हो गया कांच और कोयला। कोयला को आप लोग चोट मारेंगे तो बिखर जाएगा और हम लोगों का कांच को मारेंगे वो बिखर जाएगा, इसलिए यह भंगुर पदार्थ है। जो हम लोगों का घातवर्ध पदार्थ होता है वह जैसे सोना चांदी, इसको कितना हो पीटे चादर के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, यह टूट के बिखरेगा नहीं। इस तरीके से हम लोग भंगुर और घातवर्ध को समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, बीनना तथा फटकारना पृथक्करण की विधियों को सोदाहरण से समझाइए। बीनना क्या होता है और पृथक्करण क्या होता है? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों का दिया गया, किसी मिश्रित पदार्थ को घटकों को एक दूसरे से अलग करने हेतु एक घटक को उन गुणों को जानना जरूरी होता है जो दूसरे घटक के गुणों से अलग हो।
इसी गुण को उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियाँ चयन किया जाता है। पृथक्करण या बीना या फटकारना मतलब यानी एक कण को दूसरे कण को अलग करना, ठीक, एक घटक को दूसरे घटक से अलग करना ही हम लोगों का पृथक्करण कहलाता है। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 2017 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषता होती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे पर्वतीय यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः सफ़ेद या हल्का होता है। यह रंग गर्मी को नियत करने में सहायता देता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हम लोगों का ग्लेशियर हो गया, वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें स्पष्ट हो जाएगा। जैसे गर्मी को नियत करने में सहायता करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के जंतु गर्मी तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं और वसा के रूप में ऊर्जा को संकलित कर लेते हैं। कड़ी सर्दी में कुछ महीनों तक ये सोए रहते हैं या शीतवास करते हैं। शीतवास में इनकी उपापचय की क्रिया में काफ़ी कमी आ जाती है। ठंडे स्थलों पर इनकी ऊंचाई कम होती है और इनकी पत्तियां कांटेदार हो जाती हैं तथा पतली होती है, जिन्हें ये जल्दी गिरा देते हैं। इन्हें प्राय क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं मिलता। प्राय इन क्षेत्रों में जैसे हम लोग का जैसे हम लोग हिमालय वाला क्षेत्र है, उसमें हम लोगों का वृक्ष ज़्यादातर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिक ठंडक के कारण इसमें जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग जो पर्वतीय क्षेत्र होता है हम लोगों का इसको लिख सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से अगर कुछ बना के लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक। हम लोगों का दिया गया है, जैसे सिद्ध कीजिए कि पदार्थ के कण के बीच की रिक्त स्थान, कणों के पदार्थों के बीच जैसे जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थानों को हम लोगों को समझाना है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जब किसी द्रव पदार्थ में चीनी को घोला जाता है तो द्रव के कण के मध्य चीनी के कण समाहित हो जाते हैं, परंतु द्रव्य पदार्थ का आयतन नहीं बढ़ता है, अतः पदार्थ के कण के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। इस तरीके से जैसे हम पदार्थ जब किसी हम लोग द्रव में यानी पानी में जब हम लोग चीनी को घोलते हैं तो उसमें यानी कि हम लोगों को बीच में कणों के स्थान रिक्त रहता है, इसलिए हम लोग जब चीनी घोलते हैं उसमें तब हम लोगों का चीनी घुल जाती है लेकिन उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। जैसे बीपी लो होने पे हम लोग जैसे उस बीपी लो होती है तो उसमें नमक पानी चीनी देते हैं कि मेंटेन हो जाए कुछ समय के लिए, तो उसमें आप लोग मिलाते होंगे, देखते होंगे कि वह बढ़ता नहीं है घोल। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन, मृत्तिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 में कुछ पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। इसी टाइप से दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। मृत्तिका को समझाइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम लोग जैसे समझ सकते हैं, जैसे जब सैल लुढ़क कर, चक्कर कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सैल को अवसादी सैल कहते हैं। जैसे हम लोगों का बलुआ पत्थर हो गया, यह ठोस होता है, ठीक, रेत के दोनों से बनता है। इन सैलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन सैलों पर रहते हैं के जीवाश्म को भी कहते हैं। इसमें दोमट या जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया जाए। जैसे दोमट मिट्टी आप लोग देखे होंगे, जो हम लोगों का समुद्र का किनारा होता है, नहीं तो जैसे तालाब होता है वहाँ पे दोमट मिट्टी हम लोगों को अधिकतर पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी, ठीक। इस तरीके से हम लोग मृत्तिका को समझ सकते हैं। जो हम लोगों का बलुआ पत्थर के रूप में जैसे कन्वर्ट हो जाता है वही मृत्तिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस और द्रव और गैस। इस तरीके से 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ की अवस्था को हम लोग, पदार्थ की अवस्था है क्या, इसको हम लोग समझ। जैसे प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं
उनके जहाँ रखा जाता है वे उस स्थान पर उसी अवस्था में रखे होते हैं तथा अपना आकार तथा आकृति नहीं बदलते हैं। लेकिन द्रव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होते हैं। अतः पदार्थ को आकृति एवं आकार के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे हम लोग ठोस को देख लेते हैं, ठीक। जैसे ठोस ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकृति निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, तांबा, पत्थर इसके अणु बहुत पास होते हैं। द्रव क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित नहीं होता लेकिन आकार निश्चित होता है, द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम लोग समझ लेते हैं तेल हो गया, दूध हो गया, पारा हो गया। जिस आयतन हम लोग जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार लेगा। और गैस क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाते हैं। ये जिन बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आयतन एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं। यथा जैसे हम लोग समझ लेते हैं वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम समझ सकते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं को समझ सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। इसको आप लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो तो समझ जा रहे होंगे क्या चीज़ है ठोस, द्रव, गैस। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 27। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोगों का धारिता का सूत्र होता है, जैसे घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लोग इसे 1000 से भाग दे देंगे। सिंपल फंडा है, ठीक। या लीटर में दिया है कि उसको घन सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे, तो वही हम लोगों का हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया न्यूटन के तीनों नियमों को बताइए। तो न्यूटन के नियमों को बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे हमारा गति विषयक ज्ञान 3 मूल नियमों पर आधारित है। जैसे न्यूटन ने 3 मूल नियमों को दिया है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। जैसे यह नियम इन्होंने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन द्वारा किस पुस्तक में दिया गया, कौन से, नहीं तो हम लोगों को विकल्पी में दे दिया जाएगा प्रिंसिपिया पुस्तक किस लेखक द्वारा या किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। और इसमें आगे हम लोग गति विषयक प्रथम नियम को देख लेते हैं। जैसे गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहते तो इसकी विरामा अथवा समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। तो जैसे हम पूछा जा सकता है गैलीलियो का जड़त्व नियम क्या है, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं जो न्यूटन का प्रथम नियम आधारित है वह गैलीलियो का जड़त्व नियम कहलाता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं गति विषयक प्रथम नियम के दैनिक जीवन में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसमें प्रमुख उदाहरण का विवरण अग्रलिखित है। जैसे आगे हम लोग का दिया गया है, जैसे हम लोग आगे दिया गया जैसे हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर पटकने से हत्थे में कस जाता है, क्योंकि जब हम हथौड़े को ऊपर उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं तो हथौड़ा एवं हत्था दोनों गति अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन हथौड़ा गति के जड़त्व के कारण गतिशील रहता है। इसके फलस्वरूप वह नीचे आकर हत्थे में कस जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, ठीक। अगला जैसे कार या गाड़ी के असावधानी से बैठे यात्री जब गाड़ी आगे चलती है तो एकाएक चल देने से पीछे की तरफ वह गिर जाता है। इसको हम लोग समझ सकते हैं। नहीं तो आगे एक पॉइंट हम लोगों का दिया गया है जैसे गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से कांच टूट जाता है। इसका कारण यह है कि गोली जब अत्यधिक वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आता है, लेकिन जब हम लोग पत्थर मारते हैं तो हम लोगों का पूरा भाग वेग कम होने के कारण गतिशील अवस्था में हो जाता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानक सेकंड क्या है स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं जैसे हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन मानक सेकंड क्या है स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग इसको लिखते हैं जैसे हम लोग लिख सकते हैं जैसे दिया गया मानक सेकंड की समस्त पद्धतियों में समय का मानक मात्रक सेकंड को माना जाता है। इसका संकेत यस होता है। जैसे हम लोगों का समय का मात्रक सेकंड होता है वही हम लोगों का दर्शाया गया है, ठीक।
परिभाषा के अनुसार एसआई में मानक सेकंड की परिभाषा निम्नलिखित जैसे जब वास्तव में सन 1967 में अभी तक चली आ रही है। मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुविक घड़ी में सीजियम यानी 183 परमाणु यानी कि 9,19,26,31,770 जो दिया गया कंपन पूर्ण होता है। ठीक, इससे पूर्व सेकंड की सौर दिवस के पदों में परिभाषित किया गया था। और इसमें हम लोग आगे लिख सकते हैं मानक सेकंड में, जैसे जब किसी स्थान पर सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को उस स्थान का मध्य यानी दोपहर, जैसे हम लोग दोपहर के समय देखते हैं सूर्य हमारे सिर के एकदम ऊपर रहता है, उसी स्थान को समय अंतराल को दर्शाया जा रहा है मानक सेकंड के अनुसार। जैसे मानक सेकंड में हम लोग उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे मानक सेकंड में हम लोग किसी गाड़ी का, रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, बस गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, जो हम लोग क्षण इंतजार कर रहे हैं वही मानक सेकंड है हम लोगों का। एक प्रकार से उदाहरण देकर आप लोग समझा सकते हैं। ठीक, अन्य शब्दों में हम लोग लिख सकते हैं एक मध्य से दूसरे मध्य तक के समय को एक सौर दिवस कहा जाता है, यानी दोपहर का जो समय होता है और शाम का समय होता है, उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर एक सौर दिवस में लगाती है। इस सौर दिवस का मान दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, अर्थात ये पूरे वर्ष समान नहीं रहता, अतः एक दूसरे में समस्त सौर दिवसों का औसत मान मध्य सौर दिवस यानी मेन सोलर डे कहलाता है। इसे मध्य और दिवस के 86,400वें भाग को एक सेकंड कहा जाता है, अर्थात एक सेकंड बराबर एक मध्य दिवस बरा अपान 86,400 इसको लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, प्रश्न नंबर 30। अमरबेल, सिंघाड़ा तथा आर्किड में किस प्रकार के जड़ों सहारा देने वाली होती हैं, वे किस प्रकार एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। जैसे अमरबेल का जो होता है फल परजीवी पौधा होता है जो अपना आहार चूसर जड़ों के द्वारा अपने आधार पौधों को ग्रहण करता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, और जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़ा एक जगह प्रकाश संश्लेषण करती हैं जो पानी में पाया जाता है, पानी के पास घनी तथा हरी होकर फैलती हैं। इसकी पत्तियां जो होती हैं वही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। आर्किड क्या होता है, इसकी जड़ें वायु में लटक कर अपनी स्पीज सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधे को जल पूर्ति करती है। इन्हें वायवीय अथवा आर्द्रताग्राही जड़ें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 31। गति किसे कहते हैं, गति के कौन कौन से नियम है। इस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान से क्वेश्चन को केवल समझिए। गति जैसे हम लोगों का जब समय के साथ साथ किसी वस्तु या उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग गति कहते हैं, तो वह वस्तु गति में होती है। और इसके विपरीत यदि समय के साथ कोई वस्तु अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन नहीं होता तो वह विरामावस्था में होती है, यानी वह रुकी होती है। इसलिए इस तरीके से हम लोग गति को समझ सकते हैं, गति किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, लैंगिक जनन के 5 विधियों प्रकारों का नाम लिखिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए अपना फीडबैक कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बाय बाय दोस्तों।